आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। आगा राहुल्ला मेहदी और बड़गाम बाईपोल्स के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद का बेबाक बयान, बोले एक आदमी से कुछ नहीं बदलेगा, बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बड़गाम में आने वाले बाईपोल्स के हवाले से सियासी हलचल बढ़ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद की जानिब से बुध के दिन एक बेबाक और भरपूर बयान में कहा गया है कि उनके परफॉर्मेंस पर मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की हिमायत न मिलना कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि बड़गाम का हर शहरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा है, एक शख्स की कमी किसी चीज को नहीं बदल सकती। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए आगा महमूद की जानिब से कहा गया है कि बड़गाम के राय दहानों को चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पांव जमाने का मौका न दिया जाए। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि आपको मरकज को बताना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और चाहते हैं कि पार्टी अपना काम जारी रखे। बड़गाम में हमें बीजेपी को दूर रखना है और हर सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को ही यकीनी बनाना है। आगा महमूद की जानिब से पार्टी वर्कर्स को अपील की गई है कि वो हर गली हर बस्ती में जाकर वोट सिक्योर करें और लोगों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैगाम पहुंचाए। उनका ये कहना है कि बड़गाम में लोगों का सियासी एतमाद मुतासिर हुआ है और ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के जरिए ही लाई जा सकती है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है, बड़गाम सालों से तरक्की से महरूम है। यहाँ के लोग खुद को सियासी तौर पर तन्हा महसूस करते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सर यहाँ हुकूमत भी की है। उनकी जानिब से कहा गया कि अब उन्हें जवाब चाहिए। आगा महमूद ने यह भी तस्लीम किया कि ये इंतखाब आसान नहीं होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक मुश्किल मुकाबला होगा, लेकिन हम लोगों के पास एक मजबूत तरक्की पर मबनी मैनिफेस्टो के साथ जा रही हैं। बड़गाम इससे बेहतर ही डिजर्व करता है। जब उनसे आगा राहुल्ला मेहदी के रवैये और उनकी खामोशी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है, अब तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है, वो दिल्ली में है, लेकिन मैं उनसे राब्ता करूंगा। वो पार्टी का बंदा है और वो जरूर वो करेगा जो पार्टी और अवाम के लिए बेहतर होगा। आगा महमूद का ये बयान उस वक्त सामने आया है जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हलकों में विजिबल तनाव नजर आ रहा है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि उसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि यही तो प्रेस वालों की एक आदत है। मैंने कहा कि रूला साहब एक डायनास्टी का आदमी है, एक इज्जत है उसको और एक है उसकी एक हिस्सियत है। और चूंकि पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर वो नेशनल कांग्रेस की वजह से, ये तो हकीकत एक है। जब भी नेशनल कांग्रेस को मैंडेट दिया तभी वो पार्लियामेंट मेंबर है। अगर नेशनल कांग्रेस को मैंडेट नहीं देते अपने ऊँट वो जीत नहीं सकता था। इसमें क्या बदल मैंने कहा। हाँ, खुद तो एक है, वो एक डायनास्टी आदमी है, उसका एक बैक है, उसमें दो राय नहीं है, उसका मैं कतई डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता जो कुछ में है फ्रॉम 2002 से 3 बार वो असेंबली मेंबर बना नेशनल कांग्रेस की वजह से और एमपी बना वो नेशनल कांग्रेस की वजह, पार्टी की वजह से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने मजहब की तब्दीली, लव जिहाद और दहशतगर्दी को फरोग देने जैसी चीजों को सियासी इस्लाम का दिया नाम और इसे खतरा करार देते हुए आरएसएस की तारीफ। गोरखपुर में एक प्रोग्राम के दौरान ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया कि तारीख में ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियलिज्म पर बात तो होती है, लेकिन सियासी इस्लाम के खिलाफ हमारे बुजुर्गों की जंगों का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि उनसे सनातन धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। योगी की जानिब से कहा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा संगा जैसे अजीम जंगजुओं की जानिब से सियासी इस्लाम के खिलाफ ही जंग लड़ी गई है, लेकिन इस तारीखी हकीकत को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ये बात विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन और दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव प्रोग्राम के दौरान की थी, जो कि गोरखपुर डिवीजन में आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर मनाया गया। आदित्यनाथ की जानिब से आरएसएस के किरदार की भी तारीफ करते हुए कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर एक नामुमकिन काम था, जो कि संघ के अज़्म और कुर्बानियों के नतीजे में मुमकिन हो पाया। उनका कहना था कि जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, तब आरएसएस के वॉलंटियर्स पर लाठी चार्ज हुआ, गोलियां चली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज अयोध्या में वो शानदार राम मंदिर खड़ा है और वो उनकी ही वफादारी का सबूत है।
आदित्यनाथ की जानिब से सियासी इस्लाम को एक नजरियाती खतरा करार देते हुए कहा गया कि जैसे हम ब्रिटिश या फिर फ्रेंच कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं, वैसे ही सियासी इस्लाम के खिलाफ बुजुर्गों की कुर्बानियों का भी जिक्र होना चाहिए। उन्होंने बयान में कहा कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ अंग्रेजों या फिर फ्रांसियों की ताकत के खिलाफ नहीं लड़े थे, बल्कि सियासी इस्लाम के खिलाफ भी जंग की थी, लेकिन आज के दौर में इस पर कोई बात नहीं करता। आदित्यनाथ का यह भी दावा है कि सियासी इस्लाम आज भी मुख्तलिफ चेहरों में जिंदा है और उसके जरिए मुल्क में तब्दीले मजहब यानी मजहब की तब्दीली, लव जिहाद और दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि उनके मुनाफे का इस्तेमाल गलत मकासद के लिए हो रहा था। आरएसएस के 100 साल सफर के हवाले से योगी की जानिब से 5 बुनियादी तब्दीलियों का जिक्र किया गया जो कि मुल्क की तरक्की याफ्ता होने के लिए जरूरी है। उनकी जानिब से कहा गया कि समाजी हम आहंगी, खानदानी इकदाम, माहौलियाती तहफ्फुज़, स्वदेशी सामान के जरिए खुद मुख्तारी और शहरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरा तरक्की करना चाहता है तो पहले कदम समाज उठाए, उसके बाद सरकार उसके साथ चले। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। कश्मीरी ज़बान की किताबों की गैर मौजूदगी या फिर अदम दस्तयाबी पर वादी भर में गुस्सा, तालीम का निजाम सवालों के घेरे में। कश्मीर के सरकारी स्कूलों में इस साल तालीमी सिलसिले का एक और शर्मनाक पहलू सामने आया है, जहां पर पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान ही क्लास 1 से लेकर 8 तक कश्मीरी ज़बान की किताबें दस्तयाब ही नहीं थी, जबकि इस दरसी मजमून का इम्तिहान पूरा लिया गया। इस सूरत हाल में न सिर्फ वालिदैन और तालीमी माहिरीन को परेशानी हुई है, बल्कि सिविल सोसाइटी में भी शदीद नाराजगी पैदा हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि जब सरकार ज़बान मादरी यानी मदर टंग को फरोग देने की बात करती है, तो फिर कश्मीरी ज़बान जैसी अहम मजमून के लिए बुनियादी जरूरत जैसे कि टेक्स्ट बुक मुहैया क्यों नहीं करवाई गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जानिब से भी इस मामले पर शदीद तनकीद करते हुए कहा गया कि ये तालीम और जबान दोनों का मजाक बनाया गया है। क्लास 8वीं तक के किसी भी दर्जे में कश्मीरी की किताबें नहीं थी। टीचर्स ने किसी तरह से नोट्स, फोटोकॉपीज और पुरानी किताबों के सहारा लेकर सिलेबस मुकम्मल कराने की कोशिश की। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जेके बोस की नाकामी है। उस्तादजा भी नाराज है और मायूस है। एक सरकारी स्कूल के उस्तादजा की जानिब से कहा गया है कि पूरा साल हमने अपने खर्च पर नोट्स तैयार कर लिए हैं, ना सिलेबस का सपोर्ट मिला है, ना ही तालीमी मटेरियल मिला है। हमने बच्चों को किसी तरह से तैयार किया, लेकिन जब किताब ही नहीं होती तो असल तालीम कहां से होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 के मुताबिक हर स्टूडेंट को अपनी मादरी ज़बान में तालीम देना लाजमी है, लेकिन ग्राउंड पर हालात इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। जबकि किताब नहीं होगी तो ज़बान आखिर कैसे पढ़ाई जाएगी। वालिदैन और तालीमी माहिरीन ने भी इस मसले को तालीम के साथ नाइंसाफी करार दिया है। उनका ये कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट का इम्तिहान लेना तब तक बेईमानी है जब तक कि उस सब्जेक्ट की किताब स्टूडेंट के पास ना हो। ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि एक संजीदा तालीमी फेलियर है। एक वालिद की जानिब से गुस्से में कहा गया कि हम इस बात के तालिब हैं कि इस मसले पर फौरन एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों का ये भी कहना है कि अगर यही सूरत हाल किसी और सब्जेक्ट जैसे कि मैथ या साइंस के साथ होती तो शायद हुक्मरानों ने फौरन ही एक्शन लिया होता, मगर कश्मीरी ज़बान जो कि पहले से ही सियासत और लापरवाही का शिकार हुई है, उसे एक बार फिर से पीछे धकेल दिया जा रहा है। लद्दाख का मसला एक मीटिंग में हल नहीं हो सकता, वजारत दाखिला के साथ बातचीत के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रकुन का बयान। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से बुध के दिन ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सब कमेटी के साथ एक अहम मुलाकात की गई। ये मुलाकात सरकार की दावत पर हुई थी, जिसमें कि लद्दाख के मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा भी शामिल हुए थे। मुलाकात का मकसद लद्दाख के लोगों को दरपेश मसाइल का हल ढूंढना था।
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रकुन सजाद हुसैन करगिली की जानिब से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि पिछले 6 साल से हमारी एक ही मांग है कि लद्दाख में जमहूरियत कायम की जाए। इसका बेहतरीन हल ये है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए। ये मसला 1 या 2 मुलाकातों में हल नहीं हो सकता, इसके लिए एक लंबा अमल चाहिए और ये अमल अब शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि मुलाकात में लद्दाख में रिजर्वेशन पॉलिसी का नाफिज और 24 सितंबर के वाक़े के बाद गिरफ्तार शुदा अफराद जिनमें की मशहूर मुहाफिज माहौल सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा भी उठाया गया। इसके अलावा इस वाक़े में जो अफराद हलाक या फिर जख्मी हुए उनके लिए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। लद्दाख के मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा की जानिब से भी इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि मुलाकात एक पॉजिटिव माहौल में हुई है। होम मिनिस्ट्री के अफसरान ने खुली और दिलचस्पी से बातचीत की है, मसाइल को समझने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि सरकार इस मसले को आगे जाकर हल करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक मुलाकात काफी नहीं होगी, इसके लिए मुसलसल मुलाकातें और मुकम्मल गवाही चाहिए ताकि मसाइल का दामी हल निकाला जा सके। मुलाकात में लद्दाख के एमपीज के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स भी शामिल हुए थे। छठे शेड्यूल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है जो कि अभी भी जारी है। बाज़ी रही कि 17 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लेह में 24 सितंबर को होने वाले लॉ एंड ऑर्डर के वाक़े पर एक जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। इस वाक़े में पुलिस के एक्शन के नतीजे में 4 अफराद की जान चली गई थी। ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज जस्टिस BS चौहान के जरिए की जा रही है, जो कि इस वाक़े के हवाले से तमाम हकाइक जायजे में लेंगे कि वाक़या कैसे हुआ, पुलिस का रवैया क्या था और किस वजह से कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का कायद हस्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा पर तीखा वार, साथ ही असेंबली सेशन को पुरअमन चलने का भी किया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से बुध के दिन एक अहम बयान में कहा गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का ताज़ा इजहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से रहा वाला मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कभी भी मिलकर हुकूमत नहीं बना सकते। ये बात बीजेपी के रहनुमा सुनील शर्मा के ताज़े बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। तनवीर सादिक की जानिब से इस बयान का खुशामद कहते हुए कहा गया है कि अब तमाम अफवाहें और साजिशी थ्योरीज खत्म हो चुकी हैं। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान किसी किस्म का सियासी राब्ता या फिर समझदारी नहीं है। तनवीर सादिक ने मजीद कहा है कि जो बिल उन्होंने असेंबली में पेश किया है वो सिर्फ अवाम के फायदे के लिए है। ये बिल सिर्फ लोगों के हक में है। हम चाहते हैं कि लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960, जिसे कि साल 2022 में तब्दील किया गया था, उसे दोबारा अपनी असली सूरत में बहाल किया जाए। कांग्रेस के साथ रिश्ते के हवाले से भी बात करते हुए तनवीर सादिक ने वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन और समझदारी बरकरार है और दोनों जमातें मिलकर अवाम की खिदमत के बाद ही उसके बड़े मकासद पर तवज्जो दे रही है। वहीं अगले दिन से शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली सेशन के हवाले से भी तनवीर सादिक ने उम्मीद का इजहार किया है कि अगर अपोजिशन असेंबली में रुकावट नहीं डालेगी तो चंद अहम और अवामी दस्तों के बिलों को भी आसानी से मंजूर किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा के हवाले से भी बात करते हुए तनवीर सादिक ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि राज्यसभा के इंतखाबात के नताइज में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा सरप्राइज देगी। LOP साहब का उनकी अपनी पार्टी नहीं मानती है। जो इंसान यहाँ हिंदू मुस्लिम उठाता है, जो इंसान किश्तवाड़ से हमेशा इसीलिए जीता क्योंकि उसने फिरका वराना फसाद, उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसको हम जवाब देंगे और असेंबली में जवाब देंगे। और अच्छी बात है आपकी वसादत से, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। एक चीज़ इसे क्लियर हो गया जब उसने अपने मुंह से बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, तो जो लोग हमें कभी कभी बीजेपी के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये एक ही वक्त ये चैप्टर क्लोज हो गया। हम बीजेपी के एजेंडा के खिलाफ है। उनने बहुत बार कोशिश की हमारे साथ, लेकिन हम जम्मू कश्मीर का जो मैंडेट है उसको ख़राब नहीं होने देंगे। हम बीजेपी के साथ न कभी जाएंगे न कभी गए हैं और इंशाल्लाह ये 5 साल करके जो हमने वादे किए हैं वो पूरे ज़रूर करेंगे। और कल से शुरू होने जा रहा है जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन। रियासत का दर्जा, रिजर्वेशन पॉलिसी पर बातचीत और डेली वेजेस का मुद्दा तूल पकड़ रहा। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का खिजा यानी ऑटम सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 9 दिन तक जारी रहेगा। सियासी गर्दोगुबर से भरपूर इस सेशन में रियासत का दर्जा, रिजर्वेशन पॉलिसी और हजारों डेली वेजर्स मजदूरों की रेगुलराइजेशन जैसे अहम और नाजुक मसाइल पर भी गर्मा गर्म बहस होने का इम्कान है।
सेशन का आगाज पुरानी रुकनी असेंबली के लिए ताजियत और खराजे क़ीदत के साथ होगा। कानूनी कामकाज चंद दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें कि मुख्तलिफ बिल, सवालात और रेजोल्यूशन पर बहस की जाएगी। जुमा के दिन असेंबली में राज्यसभा की 4 खाली सीटों के लिए रायदही होगी। ये सीट साल 2021 से ही खाली थी, क्योंकि उस वक्त असेंबली का इंतखाब नहीं हुआ था। रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों की जीत काफी हद तक यकीनी है, लेकिन चौथी सीट पर गर्म मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ बीजेपी के रहनुमा सतपाल शर्मा का सामना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार से है। डार को सिर्फ अपनी पार्टी से नहीं बल्कि पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और आम आदमी पार्टी की हिमायत भी बहुत जरूरी है। हर वोट अहमियत रखता है और इस दफा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो वोट नहीं देंगे जो बीजेपी के हक में ही जाता है। इस सेशन का असल तूफान पीर के दिन से शुरू होगा, जबकि मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज सरकार को गैर मामूली मसाइल पर घेर लेंगी। सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का उठाया जाएगा। साथ ही रिजर्वेशन पॉलिसी और रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्टोरल वादों पर भी सवालात होंगे। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन इस बात का हिसाब लेगी कि कौन से वादे अब तक पूरे हुए और कौन से सिर्फ कागजी ही रह गए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।